नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत करता हूं माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं और कल अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा था टॉपिक, कल के लेक्चर में बल आघूर्ण पढ़ा था किसके सापेक्ष, यानी कि एक बिंदु के सापेक्ष। एक बिंदु के सापेक्ष किसी बल का बल आघूर्ण क्या होता है वो अपन ने पढ़ा था। आज मैंने बताया था कि अपन क्या पढ़ेंगे, अक्ष के सापेक्ष बल का बल आघूर्ण। अक्ष यानी कि कल अपन एक बिंदु मान रहे थे, एक पॉइंट, फिर उस पॉइंट से थोड़ी दूरी पे कोई दूसरा पॉइंट था, वहाँ पे बल लग रहा था, ठीक है। तो अपन बिंदु के सापेक्ष ले रहे थे, आज अपन लेंगे अक्ष के सापेक्ष। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी एक अक्ष है, यहाँ पे भी क्या है, ये भी ए बी क्या एक अक्ष है। तो आज अपन रियल में क्या पढ़ेंगे, अक्ष के सापेक्ष पढ़ेंगे, समझ रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ऐसे जुड़ा हुआ, जैसे गेट है, गेट को एग्जाम्पल ले लो। तो गेट के केस में क्या हो रहा है, गेट अपनी अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है। तो ये आप जो बल आघूर्ण लगा रहे हो गेट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए, वो क्या होता है, अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। अब देखिए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो समझना जरूरी है। यदि किसी बल की क्रिया रेखा, मैंने अब एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं सेंटेंस को बार बार नहीं बोलूँगा। आपको समझ में नहीं आए तो आप पीछे जाके वीडियो फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है, नहीं तो उतने टाइम में मैं आपको और सिलेबस कवर करवा सकूं। तो यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो उस बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। यानी कि यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद कर दी, यानी कि ये देखो, ये अक्ष ए बी है, ये डायग्राम 1 मतलब ये पॉइंट 1 के लिए डायग्राम 1 ये है। मेरे पास बहुत छोटा है इसलिए मैंने इस हिसाब से किया, आप पॉइंट 1 लिख के डायग्राम 1 लिख लेना, पॉइंट 2 लिख के डायग्राम 2 लिख लेना, ठीक है। अक्ष ए बी है, यहाँ एक बल F1 है, यहाँ बल F2 है, यहाँ बल F3 है। अगर आप इनको देखोगे, अगर पीछे बढ़ाओ इस क्रिया रेखा को, इसको भी पीछे बढ़ाओ, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो ये क्या हो रहा है, यदि किसी बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो उस बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। यानी कि F1 F2 F3 तीनों की क्रिया रेखा इस ए बी अक्ष को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसीलिए दी गई अक्ष के सापेक्ष, यानी कि टाउ ए बी अक्ष के सापेक्ष सभी बलों का बल आघूर्ण शून्य होगा। भले F1 के लिए ले लो, F2 के लिए ले लो और F3 के लिए ले लो, सभी बलों का बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि तीनों बल इस अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये होगी कि कोई भी बल अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो उसका बल आघूर्ण उस अक्ष के सापेक्ष शून्य होगा जिसको वो प्रतिच्छेद कर रहा है। दूसरे की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अक्ष है तो उसके सापेक्ष शून्य होगा नहीं होगा वो अपने को नहीं पता। दूसरा पॉइंट, यदि कोई बल अक्ष के समांतर हो तो बल का दी गई अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण शून्य होगा। अब यहाँ पे देख लो, ए बी कोई अक्ष है, F1 F2 F3 तीनों क्या है, इस अक्ष के समांतर है, तो इसका भी बल आघूर्ण इस अक्ष के, ये बल क्या है F1 इसके समांतर है, तो इसका इस अक्ष के सापेक्ष बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। इसका भी शून्य होगा, इसका भी शून्य होगा, क्योंकि तीनों क्या है, समांतर है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टाउ ए बी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, शून्य। किसके लिए, फॉर ऑल। F1 के लिए देखे तो भी ये होगा, F2 के लिए देखे तो भी ये होगा, F3 के लिए देखे तो भी ये होगा, क्योंकि तीनों क्या है, समांतर है। तो दो कंडीशन होगी, अगर बल की क्रिया रेखा अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो भी बल आघूर्ण 0, अगर बल जो है वो समांतर होगा उसकी अक्ष के तो भी बल आघूर्ण 0। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अपन ने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, गेट पढ़ा था, दरवाजा, ये दरवाजा था आपने कल, ठीक है। और यहाँ पर चलो ये ऐसे, यहाँ ऐसे होता है दरवाजा। तो यदि आप, ये दरवाजा है, ठीक है, यदि बल, ये दरवाजे की क्या होगी, अक्ष होगी, ये क्या होगी, अक्ष होगी, तो ये क्या है, यदि बल इस अक्ष के समांतर है, समांतर मतलब आप बल को कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ऐसे। तो अगर आप बल ऐसे लगाओगे, ऊपर से खींचोगे दरवाजे के किसी पॉइंट को ऐसे, या फिर ऐसे नीचे दबाओगे, तो क्या होगा, दरवाजा नहीं घूमेगा, क्योंकि बल आघूर्ण शून्य उत्पन्न हो रहा है। वैसे कि वैसे आप अगर दरवाजे को ऐसे खींचोगे, ऐसे इस साइड,
दरवाज़ा जिस साइड हैंडल है इस साइड खींचोगे तो क्या हो रहा है, तो भी दरवाज़ा ऐसे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो इस साइड खींच रहे हो तो कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है ज़्यादा जोर लगो टूट के यहाँ से टूट के बाहर आ जाएगा। तो घूम क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बलागुण शून्य हो रहा है, क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो उसकी क्रिया रेखा इसको, इसकी अक्ष को प्रतिचित कर रही है। अब घूमता कब है, जब आप बल ऐसे लगाते हो या फिर ऐसे लगाते हो, ऐसे या ऐसे, तब ये गेट अंदर जाएगा या फिर बाहर आएगा। समझ रहे हो? तो अब आगे कुछ थ्योरी और है, वो और पढ़ते हैं अपन। तो अब देखो आगे मैंने क्या बताया, बल की क्रिया रेखा यदि अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है तो बलागुण 0, यदि बल अक्ष के समांतर है तो भी बलागुण 0। तो किस कंडीशन में नॉन जीरो होगा, यानी 0 नहीं होगा। देखो यदि कोई बल है, यदि किसी बल की क्रिया रेखा दी गई अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उस बल को विभिन्न घटकों में तोड़ेंगे। विभिन्न घटकों में तोड़ेंगे मतलब कोई बल को अपन क्या तोड़ सकते हैं, एक्स घटक ले सकते हैं, उसका वाई ले सकते हैं और जेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको विभिन्न घटकों में तोड़ेंगे। जिन घटकों की क्रिया रेखा अक्ष के समांतर हो या अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो उन घटकों के कारण बलागुण शून्य होगा, जो कि मैंने पहले बताया। तथा जो घटक अक्ष के लंबवत हो तथा प्रतिच्छेद भी नहीं करे उसके कारण बलागुण टाउ इक्वल टू एफ। इसका मतलब होता है, ये हमेशा कभी भी आता है ना, इसका मतलब लंबवत होता है, ठीक है। इसका मतलब लंबवत, एफ लंबवत गुणा आर लंबवत, यानी कि एफ लंबवत क्या हुआ, बल का अक्ष के लंबवत वाला घटक इनटू आर लंबवत क्या है, बल की क्रिया रेखा व अक्ष के मध्य लंबवत दूरी। बल की क्रिया रेखा व अक्ष के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। सिंपल सी बात होगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो कि मेरे हाथ में ये गेट है, ये गेट है, ठीक है। ये मान लो ये ऐसे ही गेट है, मतलब गेट नॉर्मली अपने ऐसे लंबा होता है फिर चौड़ा कम होता है। अपने ये मान लो, चलो ये गेट है, ठीक है। अब इसको खोलना है, तो खोलने के लिए आप गेट को खोलना मतलब ऐसे खोलना है। ये इसकी अक्ष है, ये मान लिया इसकी ये अक्ष है, ये क्या इसकी अक्ष है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप बल ऐसे लगाओगे समांतर या ऐसे लगाओगे समांतर तो क्या होगा, गेट नहीं खुलेगा। भाई खोलना तो ऐसे है ना, तो नहीं खुलेगा क्योंकि जो बल लगा रहे हो वो इस अक्ष के क्या समांतर है। ऐसे कैसे आप बल ऐसे लगाओगे तो भी गेट नहीं खुलेगा, क्योंकि ये तो आप खींच रहे हो गेट को, इस साइड खींच रहे हो मतलब, ठीक है। खुलना तो ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे खुलेगा ना, अब धक्का दोगे तो ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे खींच रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी क्रिया रेखा बल की वो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तभी बलागुण शून्य है। तब क्या होगा, अपना कौन सा काम करेगा, इसकी जो अक्ष है, अक्ष से लंबवत घटक, लंबवत यानी कि ये वाला घटक, कौन सा वाला घटक, ये। लेकिन ये वाला प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए अक्ष को, लंबवत तो हो लेकिन अक्ष को प्रतिच्छेद ना करे। तो जैसे कि देखो, अब जैसे कि मैं यहाँ पे धक्का दे रहा हूँ, ये अक्ष के बल लंबवत है, ये वाला बल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये कोई बल है, ये इस पे लग रहा है, तो ये लंबवत तो है लेकिन इसकी अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए गेट को घुमा नहीं पा रहा। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ लगा लिया, तो अभी अक्ष के लंबवत भी हो गया और इसको प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, इसलिए गेट को क्या कर देगा, घुमा देगा इजीली। समझ रहे हो, इजीली घुमा देगा। और ये क्या होगी, इस बल की क्रिया रेखा, ये बल की क्रिया रेखा क्या होगी, ये होगी, और अक्ष के बीच की लंबवत दूरी, ये क्या आएगा, आर आएगा, और जो फोर्स का मान होगा वो एफ, तो एफ इंटू आर। समझ गए? अभी भी नहीं आया समझ में तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत इजी से समझाया मैंने, ठीक है। चलिए आगे करते हैं न्यूमेरिकल। तो अब देखो बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल है, क्या लिखा हुआ इसमें, एक्स अक्ष तथा जेड अक्ष क्षैतिज तल में है। ये देखो एक्स अक्ष और जेड अक्ष, क्षैतिज मतलब ऐसे, वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। देखो इसका मतलब ये हुआ, क्षैतिज मतलब ये देख लो, ये क्या है, ये हो गया जेड, ये जेड हो गया, ये वाली अक्ष, और ये एक्स अक्ष है, और वाई कौन सी है, ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली, तो ये ऊपर वाला वाई, ये जेड और ये एक्स, और ये क्षैतिज तल है, इसको बोलेंगे क्षैतिज तल। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, ठीक है। अब एक कण को चित्रानुसार एक्स वाई तल में प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि उसको एक्स वाई तल में भेजा जाता है। कौन सा तल है, इसमें, इस समतल में, एक्स वाई समतल में, ठीक है। तो प्रक्षेपण के टी समय पश्चात
प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष कण पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का बल आगुण ज्ञात करो। तो आप इसको ऐसे छोड़ोगे, फेंकोगे यू वेग से, इसको यू वेग से फेंका जा रहा है, स्टार्टिंग में कौन सा वेग दे रहे हैं, यू वेग, द्रव्यमान क्या एम है, तो उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, mg लगेगा। तो उसका क्या करना है, देखो प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष बल आगुण निकालना है। तो चलिए पहले अपन पढ़ते हैं एक्स अक्ष के सापेक्ष। एक्स अक्ष के सापेक्ष बल क्या, अपना गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, यानी कि mg। एक्स अक्ष के सापेक्ष बल आगुण किसका, mg का, mg का बल आगुण। तो अब देखो, अब आप इसे छोड़ोगे तो ये कैसे गति करेगा, ऐसे करेगा। ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो एक बार थोड़े नोट्स देख लेना पहले वाले, ठीक है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसे करेगा गति, ठीक है। तो अब देखो mg कहाँ पे लगेगा, mg क्या लगेगा, नीचे लगेगा भाई, भले यहाँ होगा तब भी नीचे लगेगा, यहाँ होगा तब भी नीचे लगेगा। हर समय क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो नीचे की तरफ लगता है तो अपन x के सापेक्ष mg का बल आगुण निकालना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, mg क्या कर रहा है, x के समांतर है क्या, नहीं समांतर तो नहीं है, mg ऐसे लग रहा है, x ऐसे यानी कि लंबवत है। लेकिन mg क्या करेगा, इस x अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, x को प्रतिच्छेद कर रहा है। चूंकि mg x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अतः टाउ mg किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। समझ गए। अब दूसरा पढ़ते हैं y के सापेक्ष, y के सापेक्ष, ठीक है। y के सापेक्ष mg का बल आगुण। तो mg ऐसे लग रहा है, y ऐसे है। अब देखो y अक्ष ऐसे है, mg ऐसे लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, mg y के क्या समांतर है। तो समांतर तभी मैंने क्या बताया था, समांतर हो या प्रतिच्छेद करता हो, बल आगुण क्या होगा, शून्य होगा। चूंकि mg y अक्ष के समांतर है, अतः क्या हो जाएगा, टाउ mg विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब मेन बात किसकी हो गई, अब बात करते हैं अपन किसकी, z की। किसकी बात करते हैं, z की। z अक्ष के सापेक्ष अपन बात करते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, z अक्ष के सापेक्ष। z अक्ष का यानी कि ये अक्ष बाहर निकली हुई, mg कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ना तो इसको z अक्ष को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ना इसकी इसके समांतर। समांतर तो ऐसे होता है, अगर भाई ऐसे होता तो समांतर होता, लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है। तो क्या है, इसके लंबवत भी है, देख लो, इसके लंबवत भी हुआ और समांतर भी नहीं है। तो अब क्या होगा, बल आगुण टाउ mg विथ रेस्पेक्ट टू z क्या हो जाएगा, बल इंटू दूरी। दूरी कौन सी, अपनी r लंबवत वाली। अब जी देखो, रियल फार्मूला क्या होता है आपको पता है, रियल फार्मूला होता है अपने f लंबवत इंटू r लंबवत। तो सीधी सी बात है, अपने जो f लग रहा है mg, वो तो क्या सीधा लंबवत घटक ही है इसके, इसका कोई घटक निकालने का काम ही नहीं, वो तो अपने आप में जो फोर्स है वो लंबवत ही है। तो f लंबवत क्या हो जाएगा, mg इंटू r लंबवत, यानी कि ये दूरी। तो देखो मैंने बताया t समय पश्चात, क्या बताया, t समय पश्चात। तो t समय में ये कितनी दूरी तय कर लेगा। तो देखो अगर इसको मैंने थीटा पे u वेग से छोड़ा है, तो इस साइड का वेग कितना होगा, u cos थीटा, और ऊपर का वेग u sin थीटा। लेकिन अपने को मतलब किससे, इस दूरी से। तो t समय में ये कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, यानी कि वेग इंटू समय हो गया। तो वेग क्या है, u cos थीटा इंटू समय t। तो दूरी x यानी कि r, अपन r ले लें, तय दूरी, ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, कितना हो जाएगा, u cos थीटा इंटू t। भाई
टी समय पर पूछ रहे हो, टी समय में ये कण कहाँ पे आएगा भाई, किसी भी पॉइंट पे आएगा, लेकिन वो दूरी क्या होगी, यू cos थीटा इंटू टी, तो यहाँ पे होगा, क्योंकि इसको इस साइड गति कौन करवाएगा, इसका यू cos थीटा वाला घटक, ऊपर गति कौन करवाता है, यू sin थीटा वाला घटक, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो टाउ एम जी जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी इंटू यू cos थीटा टी, cos थीटा टी। अब देखो इसको यदि सदिश के फॉर्म में लिखना है, सदिश के फॉर्म में, तो देखो कैसे आएगा, टाउ एम जी जेड, सॉरी एम जी के सापेक्ष जेड। अब एम जी कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, जे, एक मिनट, सदिश फॉर्म में अपना क्या होता है, आर क्रॉस एफ ना, हाँ ध्यान रखना, सदिश फॉर्म में एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ, क्योंकि सदिश में जब आप लेते हो तो फिर चिन्ह का गड़बड़ हो जाएगा। सदिश की फॉर्म में लिखो तो हमेशा आर क्रॉस एफ लिखना, नॉर्मल लिखो भाई गुणा में लिखो, ये मैंने एफ लंबवत इंटू आर लंबवत लिखा है तो वो बात अलग है। सदिश की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, हमेशा आर क्रॉस एफ आएगा। तो कितना जाएगा, आर क्या है अपने दूरी, यू cos थीटा इंटू टी और आई कैप क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए माइनस जे, ये क्या जाएगा, एम जी यू cos थीटा टी और आई क्रॉस जे के, और माइनस रहेगा ही तो माइनस के, समझ गए। तो ऐसे होगा अक्ष के सापेक्ष। तो चलिए और आगे अपन न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। तो अब देखिए बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो ये क्या है, एक लड़का है, ये क्या है, एक लड़की है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये कोई आपने गांव में देखा होगा ऐसे संतुलन बनाते हैं, ऐसे मतलब एक साइड लकड़ी लगी होती है बीच में, फिर उसके ऊपर एक लकड़ी होती है, इस साइड कोई बैठता है, इस साइड कोई बैठता है, मुझे बाकी का तो नहीं पता। सिरोही ज़िले में उसको रिंग पिचिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग पिचिया। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो एक साइड कोई और बैठता है, एक साइड कोई और उस संतुलन की स्थिति में, मतलब ऐसे होता है ना, गांव में ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे संतुलन वाला वो करते हैं। हमारे सिरोही में रिंग पिचिया बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। तो एक क्या है, कोई लड़का है, इसका वेट कितना है, 20 kg है। अब यहाँ पे अपने उस साइड को नहीं बिठाना, बच्चे हैं बेचारे खेल रहे हैं, 20 kg होगा। बी क्या है, लड़की है, कितना, 25 kg, थोड़ी मोटी है मान लो। सूत्रानुसार संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं। ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर दूरी पर, ये यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर है। चित्रानुसार संतुलन की स्थिति प्राप्त, यानी कि संतुलन में है। कैसे संतुलन, ना तो ये नीचे ना ये नीचे, संतुलन की स्थिति में यदि ए मध्य बिंदु से 2 मीटर पर हो, ए क्या है, ये मध्य बिंदु यहाँ से 2 मीटर दूरी पर है, तो बी को मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बैठना चाहिए, यानी कि संतुलन के लिए बी को मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर बैठना चाहिए। मैंने माना कि x दूरी पर, मैंने मान लिया कि बी को x दूरी पर बैठना चाहिए, ठीक है। ये सवाल अपने न्यूमेरिकल अक्ष के सापेक्ष बलागुण वाला नहीं है, बिंदु के सापेक्ष वाला है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बिंदु के सापेक्ष बलागुण, क्योंकि ये बिंदु के सापेक्ष हो रही चीज़ है, ठीक है। अब देखो और वो क्या रहा है एक्चुअली कि ये संतुलन कब होगा। देखो इस पे एक mg लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, और इस पे लगेगा, अगर इस पे ज़्यादा लगेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, अगर इस पे ज़्यादा लगेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। लेकिन ये संतुलन की स्थिति में है, इसका मतलब जो दोनों जो बल लग रहे हैं नीचे की तरफ, जो बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, बल आघूर्ण जो उत्पन्न कर रहे हैं वो दोनों क्या है, समान होंगे, तभी तो ये नहीं घूम रहा, नहीं तो घूम जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब दोनों साइड से बल आघूर्ण क्या होगा, समान होगा, यानी कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में ए जितना लगाएगा टाउ ए इज इक्वल टू टाउ बी, यानी कि ए जितना बल आघूर्ण लगा रहा है उतना का उतना बी भी लगा रहा है, इसीलिए तो संतुलन में है। तो टाउ ए कितना होगा, अब देखो बल इंटू इस बिंदु से लंबवत दूरी कितनी है, 2 मीटर, तो बल कितना होगा 20, ये मैंने क्या दिया हुआ 20 kg। अगर अपने क्या mg आता है, ठीक है, तो देखो अगर
m कितना है 20 है, g मान लो 10, g मैंने क्या मान लिया g क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे तो ये कितना होता है 9.8 होता है, लेकिन अपन 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में तो क्या हो जाएगा, वैसे तो अपने को जी का काम भी नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, एम ए इंटू जी, ये तो क्या हो गया बल, जिसको यानी कि बल जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा एफ ए मान लो आप, ठीक है, कि ए के कारण बल एफ ए इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू एफ बी इंटू ये बल इंटू ये दूरी कितनी है एक्स मान लिया। अब ठीक है, एफ ए क्या होगा एम ए इंटू जी इंटू 2 इज इक्वल टू एफ बी क्या है एम बी इंटू जी इंटू एक्स। तो देख लो क्या हो रहा है, जी से जी तो कैंसिल ही हो रहा है। आपको क्या करना है, एम ए की वैल्यू पुट करनी है। एम ए कितना है 20 इंटू 2, एम बी कितना है 25 इंटू एक्स, तो एक्स कितना आएगा 40/25। ठीक है, 5 से काटोगे कितना होगा 8 पंजा 40 और 5 25, और आपको पता 16/80 होता है, यानी कि 1.6 मीटर, यानी कि इसको 1.6 लेंथ पे ये बैठेगी लड़की, ये मोटी वाली, तो इसको संतुलन कर देगा। ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा पीछे बैठ गई ना तो भाई साहब इसका बला गुण ज़्यादा हो जाएगा, इस बच्चे को उठा के फेंक देगी वो ये मोटी, ठीक है ना। और जितना इससे अगर पास गई तो फिर बच्चा इसको उठा के फेंक देगा, समझ रहे हो। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो बोर्ड पे देखिए एक शानदार न्यूमेरिकल है, ये क्या है नत तल है, वेज शेप। अब आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा इस टाइप का, ये इसको बोलते हैं नत तल, इसको बोलते हैं नत तल। ठीक है, अब अक्ष ए जो कि चक्ति की, ये चक्ति है जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, चक्ति के तल के लंबवत, यानी कि कोई अक्ष ए है, ये देखो ये चक्ति ऐसे घूम रही है ऐसे, और जो चक्ति का तल है इसके लंबवत है अक्ष ए, तथा चक्ति व नत्तल के संपर्क बिंदु से गुजरती है, यानी कि ये नत्तल और ये चक्ति दोनों का संपर्क बिंदु ये हो गया, तो वहाँ से गुजरती है। अब वो आपको क्या करना है, ए के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल का बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो जो चक्ति पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना, उसका बल आघूर्ण इस ए एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, ए एक्स अक्ष के सापेक्ष। तो अब पहली बात एक बात बताऊं, एक गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी वस्तु पर लगेगा ना, तो अपने को पता है गुरुत्वाकर्षण तो इसके पूरे पे लग रहा है, इस चक्ति इस कोने पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, लेकिन इस पूरे गुरुत्वाकर्षण बल का एक क्रिया बिंदु होता है। क्या होता है, क्रिया बिंदु। ये हमेशा ध्यान रखो, वैसे क्रिया बिंदु करके एक बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन आप गुरुत्वाकर्षण के मामले में याद रख लो, गुरुत्वाकर्षण बल का क्रिया बिंदु, गुरुत्वाकर्षण बल का क्रिया बिंदु वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का क्रिया बिंदु क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र। तो अब जैसे कि गुरुत्वाकर्षण इसके यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, लेकिन अपन अगर एक पॉइंट पे देखें कि सारा बल एक पॉइंट पे कहाँ लग रहा है, तो वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। और चक्ति का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में होगा, क्योंकि चक्ति में भाई मास अगर ऐसे गोल गोल चक्ति, इसको मैं काट दूँ गोल गोल, तो ऐसे चक्ति बन जाएगी, तो इसका द्रव्यमान वितरण सभी जगह समान है, तो क्या होगा, बीच वाला क्या होगा आपके, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास। तो अब आपको क्या करना है, इस पे ये बल लगेगा, वो कहाँ पे लगेगा देख लो, ये लगेगा ऐसे लगेगा, इस पे mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब देखो ये अपनी अक्ष है, ये mg इस पे लग रहा है। मैंने क्या बताया था, किसी अक्ष के सापेक्ष निकालने के लिए, अभी mg है तो इसके दो घटक कर लेंगे। तो एक घटक तो क्या होगा, ये होगा, अगर मान लो ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा, और तो क्या होगा mg cos 90 माइनस थीटा, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है।
ठीक है, और mg एक आएगा इस साइड एक घटक, ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा। तो देखो mg cos थीटा तो क्या कर रहा है, अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके कारण तो क्या होगा, बलागुण जीरो हो जाएगा। mg cos थीटा के कारण बलागुण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन mg sin थीटा क्या है, इसके लंबवत भी है, देख लो लंबवत है, और इसको प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा, तो mg sin थीटा क्या करेगा, बलागुण उत्पन्न करेगा। तो टाउ कितना आएगा, बल इंटू वही दूरी, दूरी कितनी है, ये वाली त्रिज्या r, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने, बल्कि इसके क्या लिख दो, mg sin थीटा इंटू r, समझ गए, mg sin थीटा इंटू r, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता के मैं आपको और न्यूमेरिकल करवाता हूँ। अब देखो एक टॉपिक है बल युग्म, यानी कि फोर्स कपल। फोर्स कपल का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने फोर्सफुली उनको कपल बना दिया, ठीक है। फोर्स कपल का मतलब है बल युग्म, कपल मतलब क्या होता है, युग्म, ठीक है। तो फोर्स कपल क्या होता है, बल युग्म। यदि दो बल परिमाण में समान, क्या है, परिमाण में समान, ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये कोई वस्तु है, ये जो मैंने बनाया ये कोई वस्तु है, तथा दिशा में विपरीत हो, एक ऊपर लग रहा है दूसरा नीचे लग रहा है, दिशा में एग्जैक्ट विपरीत, समझ गए, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो, तो वे एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। तो अब देखो ये वस्तु है, इस पे एक बल एफ नीचे लग रहा है, एक बल एफ ऊपर लग रहा है, दोनों की दिशा अलग अलग लेकिन मान समान है, तो एफ नेट क्या होगा, इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तथा इनका परिणामी बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ कपल एफ डी, इसका जो इस वस्तु पर जो बल आघूर्ण लगेगा ना, यानी कि ये क्या करेगा भाई, एक नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों इसको घुमाएंगे, ऑब्वियसली ये घूमेगा, ये क्या होगा, घूमेगा। तो घूमना मतलब कब घूमेगा, जब उस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा, एफ इंटू डी। एफ क्या है, किसी भी एक बल का मान, यानी कि दोनों सेम है, मतलब कोई भी एक मान ले लो, मतलब इनका जो सेम वाला मान वही, ठीक है, इंटू डी। डी क्या है, जहाँ पे लग रहे हैं उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये होता है फोर्स कपल, ठीक है, बल युग्म। तो बल युग्म में क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, बल युग्मों का परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अपन सही से लिख लेते हैं। और ये एफ डी जो होता है ना, वो आप किसी भी बिंदु के सापेक्ष ले लो, भले ही यहाँ पे इस वस्तु पे कोई ए बिंदु है ना, तो इस ए बिंदु के सापेक्ष भी एफ डी ही आएगा। यहाँ पे कोई बी मान लो तो भी एफ डी ही आएगा, और यहाँ कोई सी ले लो तो भी एफ डी ही आएगा। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डेरिवेशन करके देख सकते हो, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। आप कैसे करो, इसको मान लिया, चलो एक्स मान लिया, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो ना, ए के सापेक्ष इसका क्या होगा, एफ इंटू डी प्लस एक्स। अब फिर इसका ये क्या होगा, ये दूरी मान लो, ये दूरी कितनी है, ऐसे मान के डेरिवेशन करोगे ना, तो आखिर में किसी भी बिंदु के सापेक्ष, इस वस्तु पर उपस्थित किसी भी बिंदु के सापेक्ष क्या आएगा, एफ डी ही आएगा। अपने को डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एफ डी ही आएगा। तो इसके संबंधित दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिख लेते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल अपन करेंगे। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने आधे वीडियो में तो मैं थोड़ा तेज़ बोला, ज़ोर से बोला, अभी धीरे बोल रहा हूँ। कारण ये कि जो मैंने आधा वाला वीडियो है वो मैंने शाम के टाइम में रिकॉर्ड किया था, और अभी जो आधा वाला वीडियो है मैं रात के 12 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। अभी मैं ज़ोर से चिल्लाऊँगा ना तो शायद पास वाले घर वाले जग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, बल युग्म का परिणामी बल हमेशा शून्य होता है, क्योंकि एक ऊपर लगता है, देखो यहाँ पे बल युग्मी है, इस वाले में एक ऊपर लगा है, नीचे लग रहा है, तो दोनों आपस में कैंसिल करें एक दूसरे को, ठीक है। तो परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। इनका बल आघूर्ण किसी भी बिंदु, ये ध्यान रखना बात, किसी भी बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, एफ डी।
एफ डी होता है, जहाँ एफ क्या है, प्रत्येक बल का परिमाण, इंटू डी क्या है, इनकी जो क्रिया रेखा है, जो बल लग रहे हैं इनकी क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ये बल ऐसा लग रहा है, ये बल ऐसा लग रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी है वो क्या है, डी, इनकी क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी। अब एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करना है, ये बिंदु ए दिया हुआ, ये कोई छड़ है, ये क्या है, छड़ है, ठीक है, और इस बिंदु ए से मतलब उसको पकड़ा हुआ, मतलब ये समझ लो बिंदु ए पे इसको लटका के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, बिंदु ए के सापेक्ष बल आघूर्ण ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है भाई, 10 न्यूटन जो अपना बल युग्म, जब देखो बल युग्म के लिए बात क्या होती है, पहली बात दो फोर्स होने चाहिए, दो बल होने चाहिए, दोनों बलों का मान समान होना चाहिए, मान समान है, दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, दिशा भी क्या है, विपरीत है। तो ये क्या करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो बल युग्म के केस में क्या होता है, टाउ इक्वल टू एफ डी। एफ कितना है, कोई भी एक मान ले लो, 10 इंटू डी कितना है, 20। ये 10 क्या है, न्यूटन में है, ठीक है, 10 न्यूटन यानी कि बल दिया हुआ मैंने। तो कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, कितना हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, 200 न्यूटन इंटू मीटर। अब यदि इसको मान लो कि ये समझ लो कि अपने को बल युग्म वाला कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, इस टाइप की चीज़ सिंपल तरीके से करना है। तो सिंपल तरीके से करोगे तो आप कैसे करोगे देख लो, तो आप करोगे तो कैसे करोगे देखो, सिंपल सी बात है, ये दूरी कितनी है, 20 है, ये कितनी है, 20 है, ठीक है। मान लो ये पीछे वाला 10 है, मतलब ठीक है, ये पीछे वाला कितना है, 10 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया। कुल मिला के ये कितनी है, 30 मीटर लंबी है। तो एक तो इसको ऊपर खींचेगा, एक इसको, एक ऊपर घुमाने की कोशिश करेगा, एक नीचे घुमाने की कोशिश करेगा, एक ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, एक ऐसे घुमाने की कोशिश, लेकिन ज़्यादा किसका जोर चलेगा, इसका चलेगा, क्योंकि वैल्यू समान है। जो ज़्यादा दूरी से लगेगा उसका बल आघूर्ण ज़्यादा होगा। तो देखो इसका कितना होगा, इसका होगा 10 इंटू दूरी कितनी है, 20 प्लस 10 30 माइनस ये ऊपर घुमा रहा है तो ये नीचे घुमाएगा, तो ये कितना है, दूरी 10 इंटू इसका बल 10, तो 300 माइनस 100 200 क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। समझ गए। तो यहाँ पर अपने लगभग बल आघूर्ण वाला थोड़ी सी चीज़ और रही है, एक न्यूमेरिकल और है बल आघूर्ण का, उसको अपन और पढ़ेंगे। उसके बाद कल अपने स्टार्ट होगा कोणीय संवेग संरक्षण, और मोस्टली कल ही पूरा हो जाएगा। कोणीय संवेग संरक्षण कल ही पूरा हो जाएगा, यानी ये समझ लो कल अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और परसों अपन पढ़ेंगे जो भी 2016-18 में न्यूमेरिकल्स आएंगे वो पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, और आप भी प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।